बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। डॉपलर इफेक्ट के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट में उसने आप लोगों को जो एमसीक्यूज दिए हैं पुत्र ये बहुत कमाल किस्म के हैं, इसलिए आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से गौर से समझना है। टॉपिक तो हम वैसे इसका डिस्कस कर चुके हैं, बट एमसीक्यूज के हवाले से भी उसकी भी डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं while moving away from a source the frequency and the loudness respectively। बच्चों एक बात याद रखिएगा, हम जैसे ही क्या करेंगे सोर्स से दूर जा रहे होंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स से क्या कर रही है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहां पर ये सोर्स है, इससे साउंड वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सोर्स है, इससे साउंड वेव्स निकल रही हैं और एक बंदा वो यहां से इससे दूर जा रहा है। अब जब सोर्स से वो दूर जाता जाएगा तो बच्चों इस सोर्स से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो बंदा जो आवाज सुन रहा होगा, ये प्यारा सा खूबसूरत सा बंदा जो आवाज सुन रहा होगा, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी जो ये सुन रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में तो डिक्रीज आ जाएगा, मगर सोर्स की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो तो वही रहेगी ना। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम रहेगी और जो लाउडनेस है कहते जब ये दूर जा रहा है, अच्छा सुने, जब इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बंदे के लिहाज से फ्रीक्वेंसी ने डिक्रीज कर जाना है। अच्छा, उसके बाद लाउडनेस जो होती है बच्चों, वो लाउडनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम जैसे जैसे बच्चों आपको पता है सोर्स से दूर जाते जाते हैं तो लाउडनेस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्टेंस के, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लाउडनेस क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक हो गया। तो अब while moving away from a source the frequency and loudness, तो बच्चों सोर्स से दूर जा रहे हैं तो हम जो सुन रहे हैं आवाज उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रही है और लाउडनेस भी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। सो योर आंसर इज ब्रावो, ठीक है। हाँ, अगर वो कहता है कि ऑब्जर्व्ड, जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है साउंड, उसकी लाउडनेस और सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी, फिर आंसर डेल्टा बन जाना था। तो बस ये थोड़ा सा यहां पर जो है ना इसको आप लोगों ने करेक्ट करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद बच्चों व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, जब साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, बच्चों फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सेम ही रहती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी का पिच के साथ, पिच को बढ़ाते जाएं तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड, एक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है बच्चों, ठीक है जी, एमिट कर रहा है एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस एट अ कांस्टेंट रेट एंड अ पर्सन 8 मीटर फ्रॉम द सोर्स लिसन्स, ठीक है। इस सोर्स से 8 मीटर दूर एक बंदा इस साउंड को सुन रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स इज डबल्ड, अगर हम इस सोर्स की इंटेंसिटी को डबल कर दें, इफ द पर्सन विशेस द साउंड टू सीम एज लाउड एज बिफोर, और कहता है वो चाहता है कि मैं उसी को दोबारा उतना ही सुनूं जितनी वो मुझे पहले सुनाई दे रही थी। हाउ फार शुड बी नाउ फ्रॉम द सोर्स, तो अब इस बंदे को सोर्स से कितना दूर होना पड़ेगा। अब देखें जरा, अगर आपने इंटेंसिटी को कर दिया है डबल, ठीक है, इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अगर आप इंटेंसिटी को कर रहे हैं डबल और आप लाउडनेस उतनी ही सुनना चाहते हैं, अगर इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल, तो बच्चों ये देखें इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, बिल्कुल। तो बच्चों अगर मैं डेंसिटी, अगर मैं इंटेंसिटी को अब क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो जो d है वो अंडर रूट 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर इसको मैं डबल कर दूंगा तो डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज नहीं करेगा। देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई। तो अगर मैं i को डबल कर दूंगा, इंटेंसिटी उसने खुद बोल दी है सोर्स से डबल होगी, तो डिस्टेंस अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज करेगा। तो पहले 8 मीटर है, बाद में अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज कर देगा, तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा बीटा, ये 8 बाय अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जारी बात है, क्या नाम है अपना, अगर आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस से, इसका मतलब उससे आपको अंडर रूट 2 मीटर कम डिस्टेंस के ऊपर ही उतनी लाउडनेस सुनाई देगी।
Next MCQ, the frequency of the sound emitted from a source in water is 400 Hz. If the speed of the sound in water is this and in air is this, then the frequency of the sound heard above the surface of the water. याद रखिएगा बच्चों ये लाइन, the frequency made under the water will be the same when heard in air outside the water, because frequency no depends on the propagation of the medium but it depends upon the vibrating source. So your answer is again, answer क्या इतना रहेगा 400 Hz ही रहेगा. Your answer is 400 Hz, वो इसके फर्क कोई नहीं पड़ेगा. सेम यही MCQ, बस वैल्यू चेंज कर दी गई, इसका आंसर भी 600 Hz होगा. सेम रीजन यही है इसके भी. नेक्स्ट, ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट, कहता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से द wavelength in the middle of the visible spectrum will be shifted towards the red. बच्चों वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट होगी, यानी वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है. इसका मतलब है वेवलेंथ उसी वक्त इंक्रीज करेगी अगर बच्चों सोर्स ऑब्जर्वर्स की तरफ आ रहा होगा तो वो तो डिक्रीज करेगी. अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है. सो योर आंसर इज मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर. अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है यहां पर, ठीक है, ये रेस्ट पर है और सोर्स इससे दूर जा रहा है. द पिच ऑफ द साउंड, तो बच्चों जब सोर्स से दूर जाएगा तो जाहिर बात है पिच क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी. एट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन रिगार्डिंग द डॉपलर इफेक्ट. कहता है कौन सा ऐसा फैक्टर जिसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती. बच्चों अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर के ऊपर भी, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती. डेल्टा आंसर है. ऑब्जर्वर मूव करेगा स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो बच्चों ये पहला केस बनेगा. तो फ्रीक्वेंसी होगी v प्लस यू ओ ओवर v इंटू एफ. ठीक है, यहां पे एफ भी आना है. तो योर आंसर इज बीटा. A geostationary satellite emits a light signal which is observed by an observer on the earth. Then according to the observer the frequency of the wave will, बच्चों देखें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ने एक लाइट सिग्नल भेजा है, ठीक है, जियो के ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है. तो कहता है देन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, भाई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जमीन से किस हालत में, रेस्ट की हालत में है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ के लिहाज से क्या होती है, जीरो. तो जब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है उसमें अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं आएगा, तो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. सो योर आंसर इज रिमेन सेम. वेरी नाइस एमसीक्यू. याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट तमाम टाइप ऑफ वेव्स के लिए एप्लीकेबल है. हाँ, डॉपलर इफेक्ट उस जगह पर एप्लीकेबल नहीं है. किस जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, जहां पर सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट की हालत में होंगे. ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल नहीं है. अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर मोशन में जा रहे हो तब भी एप्लीकेबल नहीं है. अगर दोनों रेस्ट पर हो तब भी एप्लीकेबल नहीं है. अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड एंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है. तो डॉपलर इफेक्ट इन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. ये लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये बातें बताई हुई है. उसके बाद व्हेन अ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ, तो बच्चों ये तीसरा केस है बुक में, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ बनता है. चार्ली आंसर है. स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, बच्चों जब भी स्टार मूव कर रहा होगा, अवे का बाद बोल दी, इसका मतलब वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा होगा. इसका मतलब है वेवलेंथ में क्या आ रहा होगा, इंक्रीज. योर आंसर इज अल्फा. व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, जब ऑब्जर्वर, ये सोर्स है यहां पर है ऐसे, ठीक है, सोर्स इज एट रेस्ट और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव करता आ रहा है, तो बच्चों पहली बात फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करेगी. रिलेटिव स्पीड ऑफ द साउंड क्या कर जाएगी, कहता है इंक्रीज कर जाएगी. अच्छा, फिर वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी. वेवलेंथ तो इंक्रीज नहीं करेगी, वेवलेंथ तो उतनी ही रहेगी. हाँ, रिलेटिव स्पीड इंक्रीज कर जाएगी. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी. तो बच्चों डेल्टा आंसर है आपका. नेक्स्ट, ये आपकी बुक का केस है, वो पढ़ा नहीं था. अगर ये यहां से जो साउंड आ रही है उसकी वेलोसिटी है, सपोज करें जो स्पीड, जो लाइट, उसकी जो सोर्स है ना, सोर्स से जो साउंड आ रही है उसकी स्पीड v है, ऑब्जर्वर की u है, तो हम पढ़ते थे v प्लस यू, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती थी. तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाती है अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा हो. फिर एन इंजन रनिंग एट v/3 स्पीड ऑफ द विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये, सोर्स की स्पीड ये है. A passenger on the platform where this engine arrives, लेकिन जी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है. जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ होता है.
v ऐसे ही रहने दें, v माइनस यू उसने बोल दिया v/3 है, ठीक है, और ये f ऐसे ही रहने दें। अब देखें तो ये बच्चों ये बन जाएगा f प्राइम इज इक्वल टू, ये बनेगा नीचे 3v माइनस v/3, तो ये बन जाएगा 2v/3, तो v से कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 इंटू एफ बनेगा। तो 3/2 ऐसे ही रहने दे, f जो आपको दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, तो जब आप इसको कट करेंगे ये 50 बनेगा, 50 इंटू 3 जो होगा ये 150 हर्ट्ज बच्चों बन जाएगा। सो 150 हर्ट्ज इज योर आंसर बीटा। Doppler effect can be applicable on both mechanical and non-mechanical waves, तो इसका आंसर है बच्चों डेल्टा। स्टार मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो आपका जो शिफ्ट है वो ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो अवे जा रहा होगा तो वो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी, शिफ्ट रेड हो जाएगा। When a source moves away from the observer, जब सोर्स जो है वो इधर आ रहा है और ऑब्जर्वर यहां पे है, रेस्ट पे है, तो जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाता है फ्रीक्वेंसी में भी डिक्रीज आता है, ठीक है। और जो बच्चों वेवलेंथ होती है फ्रीक्वेंसी में अगर डिक्रीज आता है तो बच्चों सोर्स दूर जाता है ना जब, तो जारी बात है उसके सामने वाली एयर कंप्रेस हो जाती है, उसकी वेवलेंथ में डिक्रीज आ जाता है, तो इसका आंसर बच्चों बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। एक मिनट, कहते हैं व्हेन अ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, हाँ, तो जब सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, जाहिर बात है। तो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा तो उन दोनों के दरमियान में जो वेव होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो वेवलेंथ में इंक्रीज आ जाएगा। डेल्टा आंसर है आपका बोथ ए एंड सी। इसके बाद बच्चों एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद द स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। सोर्स की जो स्पीड है वो v/5 है, एक बात तो डन होगी। जो वेवलेंथ, अच्छा उसके बाद उसने कह दिया है द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द waves emitted by the source are wavelength भी यदि फ्रीक्वेंसी भी यदि लैम्डा और एफ, द apparent frequency and wavelength recorded by the observer are। तो बताओ अब देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये पहला केस बन गया, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस यू ओवर वी इंटू एफ, ये फार्मूला लगेगा। अब यू जो उसने आपको बता दिया वो v/5 है, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये बनेगा 6/5 एफ। एफ जो है वो 6/5 1/2 होता है, तो 1.2 एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो बच्चों और वेवलेंथ तो सॉरी ये तो नहीं ऑप्शन बनेगी, तो वेवलेंथ सेम रहेगी। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा था वेवलेंथ में तब्दीली नहीं आती, वेवलेंथ में तब्दीली याद रखिएगा सिर्फ उसी वक्त आएगी जब सोर्स ने मूव करना है, ठीक है। ऑब्जर्वर की मोशन से वेवलेंथ में तब्दीली नहीं आएगी, तो 1.2 एफ और लैम्डा सेम रहेगा, तो योर आंसर इज चार्ली। इसके बाद व्हेन अ सोर्स ऑफ द साउंड मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, सोर्स ऑफ द साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ फार्मूला लगेगा, चौथा केस लगेगा। अब उसने कहा जो यूएस है वो कितना है, इज ऑब्जर्व्ड 1/5 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब उसने यूएस नहीं आपको दिया, सॉरी उसने स्पीड ऑफ सोर्स तो पूछी है, हाँ कहता है जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व है ये 1/5 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यानी ये उसने बोल दिया 1/5 एफ है। 1/5 एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ, एफ से कट गया तो v इज इक्वल टू आ गया 5v इज इक्वल टू आ गया v प्लस यूएस। तो बच्चों यूएस बराबर आ जाएगा 5v माइनस v विच इज इक्वल टू 4v। तो v जो है वो 350 है, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बच्चों आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 1400 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। योर आंसर इज चार्ली। नाइस एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, अ बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ, ये एक बाइनरी स्टार है, कहता है 2 स्टार्स हैं उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं 2 स्टार्स, ठीक है। लाइट फ्रॉम द वन स्टार इज ऑब्जर्व, कहता है इसमें से किसी एक स्टार से लाइट जो है अर्थ के ऊपर ऑब्जर्व की है। द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेरीज, और जो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जा रही है यहां पर कहता है वो वेरी कर रही है मिनिमम टू मैक्सिमम, ऐसे से वेरी कर रही है, मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी कर रही है, ठीक है। कहते हैं अगर रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार्स इंक्रीज हो जाएगा, तो बच्चों याद रखें जनरल सी बात है, अगर इस रेट ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर देंगे तो जो पहले सपोज करें यहां से जो फ्रीक्वेंसी देखें, जब रेट ऑफ, ये स्टार जो है दूर जा रहा है, ये स्टार अर्थ ऑब्जर्वर के लिहाज से करीब आ रहा है, तो इसके लिहाज से फ्रीक्वेंसी जो वेव्स बनेंगी वो बड़ी करीब करीब बनेगी, जबकि ये दूर जा रहा है इसके लिहाज से जो वेव्स बनेंगी वो ज्यादा दूर बनेगी। इसका मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी है और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और भाई अब देखो
अगर आप रेट ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर दोगे तो सारी बात है जो पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो पहले से और बढ़ जाएगी और जो पहले कम है वो पहले से और कम हो जाएगी, तो एफ मैक्स इंक्रीज कर देगी और एफ मिनिमम जो है वो पहले से डिक्रीज ही कर देगी। सो योर आंसर इज चार्ली। वेरी नाइस एमसीक्यू। इसके बाद एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ द साउंड वेव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू नोड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब्स द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एफ हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ द टाइम। एक बात तो बच्चों याद रखें, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ने कर जाना है डिक्रीज। अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होनी है, ठीक है, वो पहले से डिक्रीज होनी है। इसका मतलब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो आ नहीं सकती, बीटा ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लीनियरली तो कभी भी इंक्रीज नहीं करती, ठीक है, हां, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो इसका मतलब है उसकी जो फ्रीक्वेंसी न्यू आएगी वो भी कांस्टेंट ही आएगी, तो फ्रीक्वेंसी ने आना तो कांस्टेंट ही है और एक्चुअल से कम आना है, ये एक्चुअल वाली है और आनी एक्चुअल से कम है। इसका मतलब ये एक्चुअल से कम, यहां पे ग्राफ में देखें ये एक्चुअल से कम ही तो है ये वाली, इसका मतलब है कि आपका जो बेस्ट आंसर है वो डेल्टा है। इसके बाद जस्ट ये अंडरस्टैंड करने वाला था, द अपीरेंट वेवलेंथ ऑफ द वेव्स कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज 200 सेंटीमीटर। इफ द सेम वेव व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द लैबोरेटरी इज ऑब्जर्व्ड 150 सेंटीमीटर। आपकी बुक में ये न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल में वो गैलेक्सी वाला एक न्यूमेरिकल है, उसमें भी उसने ये आपसे पूछा हुआ है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों याद रखें कि पहले देखें जो स्टार से आ रही है वो 200 है, जो लेबोरेटरी में ऑब्जर्व की है वो 150 है, तो इसका मतलब है स्टार से आने वाली ज्यादा, इसका मतलब स्टार जो है वो अर्थ से अवे जा रहा है। एक बात तो ये डन होगी, तो स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, एक बात तो ये स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ नहीं। अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये भी बात सही है, तो हम दोनों के ऊपर टिकने लगा के आएंगे। इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बोथ ए एंड सी बनेगा। जारी बात है जब वेवलेंथ आपको पता है इंक्रीज कर जाती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज ही करती है ना, तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी पहले से कम आ जाएगी। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, जब ऑब्जर्वर अवे जा रहा होगा तो बच्चों क्या होगा, जब ऑब्जर्वर अवे जा रहा होगा तो मूव टूवर्ड्स, ऐसा टूवर्ड्स आ रहा है स्टेशनरी सोर्स के, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेवलेंथ में तब्दीली नहीं आएगी, तो वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। सो योर आंसर इज डेल्टा, बोथ ए एंड सी। अ फास्ट ट्रेन मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड move towards a stationary observer emitting a frequency 300 Hz. If the velocity of the sound waves is this, then the change in the apparent frequency of the sound waves will be। बच्चों देखें apparent frequency आपने निकालनी है, train is moving towards stationary observer, यानी source is moving towards the stationary observer, f prime is equal to v over v minus us into f। ये है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 40 और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो है 300। तो बच्चों जब आप जस्ट आपने इसको कैलकुलेट करना है, जब आपने इसको कैलकुलेट करना है योर आंसर विल बी कितना आ जाएगा, चार्ली आ जाएगा, 340 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, आ सोर्स ऑफ द साउंड वेव्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर इफ द डॉपलर शिफ्ट इज 10 सेंटीमीटर। अगर डॉपलर शिफ्ट कहता है 10 सेंटीमीटर है एंड द एक्चुअल वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इज 50 सेंटीमीटर, देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर कितनी होगी। बच्चों पहली बात, डॉपलर शिफ्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। डॉपलर शिफ्ट का अगर आपको फार्मूला याद हो, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यूएस ओवर एफ होता है। क्या फार्मूला होता है, यूएस ओवर एफ होता है, ठीक है। और डॉपलर शिफ्ट का बच्चों एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा हुआ है कि देखें सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो आपको याद होगा कि जो वेवलेंथ आती थी न्यू वो आती थी लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ये अगर आपको याद हो, हम जब सोर्स क्या कर रहा होता था भला, जब सोर्स अवे जाएगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर से तो उनके दरमियान में वेव्स एक्सपैंड हो जाएंगी और वेवलेंथ पहले से बढ़ जाएगी। तो डॉपलर शिफ्ट जो होता है आपको पता है ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा होगा। अब जो उसने क्या नाम बोला है, अब अच्छा डॉपलर शिफ्ट सॉरी उसने दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और एक्चुअल वेवलेंथ आपको दे दी है 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ निकालनी, तो हमने यही तो निकालनी है, बस बात खत्म। तो ये लैम्डा आपको दिया हुआ है, जो उसने क्या नाम है, ये कितना दिया हुआ है 50, और जो डेल्टा लैम्डा है यानी शिफ्ट जो है वो 10 है, तो योर आंसर इज 60 सेंटीमीटर।
तो बड़ा सिंपल सा था, 60 सेंटीमीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, इसका मतलब है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, एक बात तो डन, एक्चुअल से ज्यादा आनी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ है, फर्क ये है कि अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से इसमें क्या आना है, ज्यादा आना है, तो आपका आंसर बीटा बन जाएगा। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है एमसीक्यू। उसके बाद अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो पिच ऑफ द साउंड क्या कर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। When a source of the sound wave moving away from a stationary observer, the observed frequency is 6/7 times the original frequency. Speed of sound ये है, the speed of the source क्या होगी, source is moving away from the observer, तो पहली बात f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v प्लस u s इंटू एफ लगेगा। अब f प्राइम उसने खुद बोल दिया 6/7 f है, अच्छा v जो है वो 330 है, तो ये यहां पे आएगा 330 प्लस us और साथ में ये है f, ये एफ से कट गया। तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, जस्ट आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर 55 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव नॉट डिपेंड्स अपॉन रिगार्डिंग डॉपलर इफेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पहले भी एमसीक्यू है, रिपीट हुआ है। A man sitting in a moving train hears the whistle of the engine. The frequency of the whistle is 600 Hz. Actual frequency है ये। तो बताओ बच्चों, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो जारी बात है जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसके लिहाज से वो फ्रीक्वेंसी उसकी इक्वल ही होगी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज हियर्ड बाय हिम इज इक्वल देन 600 Hz। ठीक है, अगर वो मोशन में हो या ऑब्जर्वर बाहर हो फिर तो उसके लिहाज से चेंज होगी ना। इसके बाद a source of the sound wave is moving away from the stationary observer, the Doppler shift is this and the actual wavelength is this, then the wavelength of the sound wave observed by the observer, बच्चों ये भी रिपीट हो गया, 60 सेंटीमीटर आंसर है, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, हमने ऊपर कर लिया इसको। नेक्स्ट, Doppler effect can be applicable for both mechanical and non mechanical waves, ये भी रिपीट हुआ, ये भी हमने ऊपर कर लिया था। A whistle giving 450 Hz giving out 450 Hz approaching the stationary observer at a speed of 33 meter per second, the frequency heard by the observer in Hz। बच्चों देखें f, अब देखें एक विसल है, अच्छा क्या कह रहे हैं, एक सोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ, बात खत्म। अब आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी है, ये भी है, ये स्पीड भी है, जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो बच्चों आपका आंसर 500 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, अ साउंड सोर्स प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 Hz। इफ द साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड दिस, देन द वैल्यू ऑफ डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट जो होता है डेल्टा लैम्डा, ये बराबर होता है यूएस ओवर एफ, तो ये बनता है 25/200। तो बच्चों ये आपका आंसर बनेगा 1/4 जो कि बनेगा 0.25 मीटर। 4 दी आंसर है। Observer while on scooter hears sounds of 2 siren of same frequencies from 2 opposite directions. If he travels along the direction of one of the siren, then तो बच्चों क्या होगा, listens beats, उसकी वजह यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में लिटिल बिट चेंज आना शुरू हो जाएगा, तो वो बीट सुनाई देंगी उसको। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 Hz, his speed is 33 मीटर पर सेकेंड। देखिए, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस यू ओ ओवर वी इंटू एफ, ये फार्मूला लगेगा। अब v भी है, f भी है, us भी है, सारा कुछ है, जस्ट वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर 90 Hz आ जाएगा। व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेवलेंथ सेम रहनी है, पहले भी आया, रिपीट हो गया ये। ठीक है, रिपीटेड। नेक्स्ट, a train moves towards a stationary observer, observer is stationary, पहली बात तो ये याद रखिएगा, observer is stationary with speed, और observer की स्पीड है 34। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर सॉरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 34। ठीक है, सोर्स की, ये सोर्स है, कहता है द ट्रेन साउंड्स अ व्हिसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड इज f1। इफ द ट्रेन स्पीड इज रिड्यूस टू 17 मीटर पर सेकेंड, कहता है अगर अब रिड्यूस होकर 17 हो जाए, पहले 34 थी अब 17 हो जाए, तो अब जो फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड की वो f2 है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 340 है। कहता है बताओ अब f1 और f2 रेशो क्या होगी। भाई पहली बात, पहले आप f1 निकालें। देखें, जब कौन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ,
तो बच्चों आपका केस बन जाएगा सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यूएस इंटू एफ। ठीक है, अब F1 जो होगी ये V है 340, ये है 340 माइनस पहली वेलोसिटी है 34, और उस वक्त जो आपने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यहां पर लेट्स सपोज ये ऐसे F ही है। फिर F2 जो है उसने आपको बोल दिया है वो होनी है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 17 इंटू एफ। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप F1 को F2 पर डिवाइड करेंगे ना तो बच्चों ये FF तो कट जाएगा, तो ये 340 भी 340 से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 340 माइनस 17 ऊपर और 340 माइनस 34 नीचे। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे 19/18 आंसर आ जाएगा। जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, नहायत आसान MCQ था, बस थोड़ा सा इसको सोचना पड़ना था, कैलकुलेशन वाला था। In sonar technique the waves that are used for detecting underwater objects is कौन सी वेव्स होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं चार्ली। अच्छा जी, इसके बाद a fast train moving at 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, passes by a stationary observer, एक बात तो डन होगी। सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगेगा V ओवर V माइनस यू एस इंटू एफ, एक बात तो ये डन होगी। अच्छा, अब अगली बात क्या कहता है? कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज रेडियल देन द चेंज इन द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द ट्रेन पासिस बाय द ऑब्जर्वर विल बी। अच्छा, अब देखें, उसने कहा है आपने बताना है चेंज इन द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी बताना है कब? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द ट्रेन पासिस बाय द ऑब्जर्वर। जस्ट बिफोर उससे पहले वाली एंड जस्ट आफ्टर द ट्रेन और उसके बाद वाली। देखिए अब जस्ट बिफोर से मुराद मतलब उससे पहले वाली से मुराद ये है कि पहले सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, आफ्टर के बाद क्या होगा? वो मूव करेगा अवे। आफ्टर के बाद है अवे और बिफोर का मतलब है टूवर्ड्स। तो एक बात तो ये होगी, इसी में दो केस लग जाने। देखें अब अवे जब टूवर्ड्स होगा तो फार्मूला होगा V ओवर V माइनस यूएस इंटू एफ। ये N1 की जगह पे F1 है ये बेसिकली, और ये F है। और जब वो जैसे ही आफ्टर की बात होगी तो वो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि अब वो उससे अवे भी तो जाएगा। एक बात डन। तो नेट अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी तो हम दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। नेट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दोनों का बच्चों डिफरेंस होगी। अब जब दोनों का डिफरेंस लेना है तो अब हमने क्या काम किया? N1 माइनस N2 कर दिया। N1 माइनस N2 में N और V आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर है, कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 ओवर V माइनस यूएस माइनस V 1 ओवर V प्लस यूएस। हमने इधर एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, जब सोल्व किया तो बच्चों हमारे पास आंसर 72 हर्ट्ज आ गया। जस्ट आपने कैलकुलेट कर लेना। अब बस ये चीज समझने वाली थी कि जब ट्रेन ये ऑब्जर्वर था, जब ट्रेन इसकी तरफ आ रही है और उसके बाद इससे निकल गई आगे, तो इस आने वाली की फ्रीक्वेंसी F1 है, जाने वाली की सपोज करें F2 है। तो अगर ये टूवर्ड्स वाली है और ये अवे वाली है तो जारी बात है एक माइनस में आनी है और एक प्लस में आनी है, तो दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है, बात खत्म। नेक्स्ट MCQ, एट व्हाट स्पीड शुड एन ऑब्जर्वर शुड अ सोर्स ऑफ द साउंड वेव मूव सो दैट द स्टेशनरी ऑब्जर्वर फाइंड्स द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सोर्स को बच्चों स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना चाहिए। एट व्हाट स्पीड शुड अ सोर्स ऑफ साउंड वेव मूव सो दैट ऑब्जर्वर फाइंड्स द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हाफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो पहले से हाफ हुई है। इसका मतलब है ऑब्जर्वर मूव तो कर रहा है, सॉरी सोर्स मूव तो कर रहा है, मगर ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है ना। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू V ओवर V प्लस यू एस इंटू एफ लगेगा, और फ्रीक्वेंसी पहले से क्या होगी? हाफ होगी, F/2 V ओवर V प्लस यू एस। ऐसे ही रहने दे, फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हुई है? हाफ। तो ये अब FF से कट गया तो मैं लिख सकता हूं 2V इज इक्वल टू V प्लस यूएस। तो बच्चों ये V ले आओ तो US इज इक्वल टू V ही ना आ गया, सो योर आंसर इज डेल्टा। सिंपल सा MCQ था, बस चौथा केस लगना था। Suppose that the speed of the sound in the air at a given temperature is 400 meter per second. An engine blows a whistle at 1500 hertz frequency. It is approaching an observer at the speed of 10 meter per second. What is the apparent frequency as heard by the observer? भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी दी है, सोर्स की वेलोसिटी भी दी है, और क्या नाम है अपना स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है। तो जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करें, आंसर लगाएं, केस लगा लें। कौन सा केस लगेगा? देखें,
एन इंजन ने विसल किया है और वो अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ लगा देना यार, आंसर आ जाएगा। बार बार इस तरह के कई एमसीक्यूज कर लिए हमने। इसके बाद बच्चों जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा हो, अवे मूव कर रहा हो स्टेशनरी सोर्स से, तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा बच्चों वो ये होगा, हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसके बाद अ सोर्स ऑफ द साउंड मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड, सोर्स ऑफ द साउंड, सोर्स की जो स्पीड है वो कितनी है, 1/4 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 200 है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। बच्चों अगर सोर्स क्या कर रहा होगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा, तो वही एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस यू एस इंटू एफ लगाएं, और यू एस उसने आपको दे दिया v/4 है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, डेल्टा आंसर आ जाएगा। इतनी दफा तो कर लिए ऐसे एमसीक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट, अ सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज बट द लिसनर हियर्स इट टू बी 390, तो इसका मतलब ये है कि लिसनर जो है वो उससे अवे जा रहा है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस यू ओ ओवर वी इंटू एफ लगेगा। अब आपके पास उसकी ऑब्जर्वर की स्पीड भी है, स्पीड ऑफ साउंड 330 है और एफ है 100, वैल्यू पुट करें बच्चों आपके पास आंसर उससे कम ही आएगा, 100 से 90 आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, a source of the sound emitting a note of frequency 200 hertz moves towards an observer with a velocity v equals the velocity of the sound. If the observer also moves away from the source with the same velocity, तो बच्चों जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आंसर इज 4, ये तो सिंपल सा था, फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, अगर वो स्टेशनरी सोर्स के जाएगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी, बीटा आंसर है। डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। अ सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज बट लिसनर, ये बच्चों दोबारा आ गया, इसका मतलब है इस सोर्स जो है वो लिसनर जो है वो सोर्स से अवे जा रहा है, इससे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है। A source of the sound is traveling towards a stationary observer. The frequency of the sound heard by the observer is 3 times the original frequency. The speed of the sound is v. ले जी, अब ये देखिए, अगर आप थोड़ा गौर से देखें, ये एमसीक्यू में कहता है a source of the sound is traveling towards a stationary observer, यानी source is moving towards the observer। पहली बात तो ये, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये है 3f, एफ से कट गया तो 3 इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस आ गया, तो v इज इक्वल टू आएगा 3v माइनस 3us, तो ये 3us बराबर आ जाएगा 3v माइनस v विच इज इक्वल टू 2v, तो बच्चों us जो है वो 2v ओवर 3 आ जाएगा। सो योर आंसर इज अल्फा। With what velocity an observer should move relative to a stationary source so that he hears a sound of double the frequency of the source। अगर तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, इसका मतलब ये है कि velocity of the sound towards the source, ये हमने ऊपर भी ऐसा एमसीक्यू किया है, तो अगर वो डबल होगी इसका मतलब है जो सोर्स की वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी एक वाली है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट, अ सोर्स ऑफ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यार देख लो, बार बार एक ही एमसीक्यू आई जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब देखें, कहता है स्पीड ऑफ द साउंड आपको दे दी गई है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, ये आपको 450 दे दी गई है, ये आप लोगों को दे दी गई है 340, ये आप लोगों को दे दी गई है 34। जस्ट वैल्यू पुट करो तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो 500 आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लो जी बच्चों, ये आपके डॉपलर इफेक्ट के छोटे छोटे एमसीक्यूज थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।